अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आ जाएं, आज आप लोगों का नया चैप्टर चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर 8 आपका केमिकल रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी हम रिएक्शन जब हो रहा होता है उसको कहते हैं। केमिकल रिएक्शन जहां पर आ रहा होगा वो केमिकल रिएक्टिविटी हो रहा होगा। अब रिएक्टिविटी किसी की वजह से ये एक्टिविटी होती होगी। रिएक्शन करने की एक्टिविटी को हम रिएक्टिविटी कहते हैं। तो किसी की वजह से ये एक्टिविटी होती है, वो जिसकी वजह से होती है उन्हें हम ज्यादातर एलिमेंट्स कहते हैं। सारे एलिमेंट्स ही आपस में मिलके या तो मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स वगैरह ये बनाते हैं और आपस में रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद फर्दर मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स बना के देते हैं। तो उनको हम यहाँ सबको इधर इंक्लूड कर देंगे केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर। तो जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, यहाँ बार बार मैं वर्ड एलिमेंट का यूज कर रहा हूँ, ये सारा काम आपने जब बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, ऑल्दो रिकॉर्डेड फॉर्म मेरे लेक्चर नहीं है लेकिन मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। चैप्टर 1 जब हमने पढ़ लिया तो चैप्टर 1 में तो ये सारा डिटेल में A to Z हमने पढ़ा था। तो हर एक चीज आपको क्योंकि पहले से यहाँ पर इस चैप्टर की पढ़ा चुका हूँ, तो बेसिक कॉन्सेप्ट बार बार इस चैप्टर में रिवाइज नहीं होंगे, बल्कि पिछला जितना कुछ पढ़ लिया पिछले चैप्टर 7 तक, तो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 प्लस बेसिक केमिस्ट्री, ये 7-8 चैप्टर जब आपको मैंने पढ़ा दिए, ये सारा का सारा काम इस चैप्टर में अब आपका कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा होगा। तो ज्यादातर चैप्टर 3 जो आपने पीरियोडिक टेबल जिसमें पढ़ा था, उसका काम यहाँ इस चैप्टर के हिस्से में आ रहा है। तो केमिकल रिएक्टिविटी बेसिकली एलिमेंट्स की वजह से होती है। अब आपको पता है एटम, एटम आपके पास एनीथिंग जो आपके यूं समझें कि मैटर का टाइनीस्ट पार्टिकल, पुराने जमाने में हम कहते थे कि वो एटम है। उसके बाद और एडवांसमेंट हुई तो हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और दीगर सब पार्टिकल्स पता चले। लेकिन जब हम कहते हैं एटम तो हम ये कहते हैं कि टाइनीस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। एटम जब एक जैसे सिमिलर आपस में मिलेंगे तो वो बनाते हैं एलिमेंट्स। ये सब आप बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं या चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। तो आपके चैप्टर 1 के ही रेफरेंस को यहाँ पर देते हुए सारा काम आगे समझाया जा रहा होगा। तो मेरे पास कोई भी आपके पास एलिमेंट आ जाए, उसमें अगर आप रिएक्शन करवा दें तो वो केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर आप पढ़ेंगे। अब एलिमेंट्स की कैटेगरी है, मैं किताब में बाद में आऊंगा, लेकिन किताब से ही सारा साथ साथ पढ़ोगे, सब पीछे पढ़ चुके हैं। तो मुझे और डेप्थ में इधर कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने शुरू से अब तक तरीके से तवज्जो से पढ़ लिया है, इंसानों की तरह सारा काम अब तक आप साथ साथ वक्त पे करते आए हैं, तो आपको अब यहाँ इस चैप्टर में कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। तो बहरहाल एलिमेंट के कैटेगरी आपने चैप्टर 3 में अगर जाए तो क्लासिफिकेशन किया हुआ था एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में। एक आपके पास मेटल का हिस्सा था, दूसरा नॉन मेटल का हिस्सा था, तीसरा आपके पास मेटलॉइड्स थे। मेटलॉइड का मतलब वो एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। ये सारी बातें क्योंकि आप पीछे पढ़ चुके हैं तो अब मैं आपको यहाँ पर डेप्थ में नहीं समझा रहा अलग से, जो आपके पास यहाँ किताब में नोट्स में लिखा है उसी को हम देख रहे हैं, उसी के थ्रू आगे पढ़ रहे हैं। तो अगर कोई इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो पहले नहीं पढ़ा हो, मैं आपको डेप्थ में समझा दूंगा। तो केमिकल रिएक्टिविटी पे आ रहे हैं। केमिकल रिएक्टिविटी क्या है? डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, वो प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की टू डू केमिकल रिएक्शन, टू अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन किसी भी मटेरियल के साथ, विद एनी मटेरियल इज कॉल्ड आपका केमिकल रिएक्टिविटी। तो ये प्रॉपर्टी बोले, एबिलिटी बोले टू रिएक्ट, इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्टिविटी। अब एक्सप्लेनेशन में यही आपके पास है, मेटल और नॉन मेटल की एग्जांपल अगर ले रहे हैं, मेटल सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या करते हैं? अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, किसी और को दे देते हैं। नॉन मेटल ज्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो क्या करते हैं? जो एटम निकला, जो इलेक्ट्रॉन निकला एटम से, वो इलेक्ट्रॉन ले लें, उससे एक्सेप्ट कर लें। तो मेटल्स जितने भी उनके पास एबिलिटी है, दे हैव द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, और नॉन मेटल हैव द पावर, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, सब आप पढ़ चुके हैं पीछे। तो आपके जितने भी मेटल्स हैं जो आपस में केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं, अब चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड्स हो या मिक्सचर हो, आपने पीछे ये सब पढ़ लिया है। एलिमेंट्स भी आपस में रिएक्शन करते हैं, कंपाउंड्स भी आपस में रिएक्शन करते हैं, और इवन मिक्सचर भी आपस में रिएक्शन ही करता है। तो यहाँ पर ये सारा जो केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर आप पढ़ रहे हैं, उसके अंदर ये केमिकल चेंज को ही यहाँ पर एड्रेस किया गया है। तो बहरहाल एग्जांपल्स बताई हुई हैं जो केमिकल रिएक्टिविटी के थ्रू आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि आपका मेडिसिन हो गया, ग्लास, प्लास्टिक, रबर वगैरह, ये सारी चीजें आपके एग्जांपल्स हैं।
इसमें तो कोई ऐसी चीज नई नहीं पढ़ रहे जो आपने पहले ना पढ़ी हुई हो, सब पढ़ा हुआ है पीछे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। एलिमेंट मैंने आपको बता दिया कि कोई भी आपका एटम तीन हिस्सों में क्लासिफाई किया जा सकता है। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम्स, यहाँ आइसोटोप की बात अलग नहीं हो रही, आइसोटोप भी मिक्स हो सकते हैं उसमें। तो सिमिलर एटम्स आपस में जब भी कंबाइन होंगे तो वो आपको एलिमेंट बना के देंगे। तो छोटे छोटे एटम्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे, आपको एलिमेंट मिल जाएगा। वही एलिमेंट अब तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक तो आपने कहा मेटल, जो कि ज्यादातर 1A 2A 3A के भी होते हैं, 4 के भी कुछ एलिमेंट है, 5A के भी कुछ एलिमेंट है। पूरा ट्रांजिशन मेटल, ग्रुप बी आपका मेटल से भरा हुआ है। और फिर जो नॉन मेटल्स हैं वो आपके ग्रुप आगे के 4A से ऑनवर्ड, और 3 और 4A के अंदर आपके मेटलॉइड्स भी आते हैं। तो ये सारे आपके तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिए एलिमेंट्स को, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल क्या है, आपकी किताब ने तो टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, नोट्स में हमने आपको पॉइंट्स बना के दे दिए। टेबल इससे पहले आप इसी सेम टॉपिक का पहले भी पढ़ चुके हैं। सेम टॉपिक आपने गालिबन चैप्टर 3 में, मुझे याद पड़ा है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के डिफरेंसेस पढ़े थे। तो अब अगर आपका दिल चाहता है तो आप यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज को वहां पर ऐड कर सकते हैं। तो बहरहाल मेटल्स आपकी, मैं इनकी प्रॉपर्टीज डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये सब मैं ऑल दो पढ़ा चुका हूँ। चैप्टर 3 अगर डिटेल में पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो जाके रिवाइज कर सकते हैं। तो वहां पर ये सब आपने पढ़ा हुआ है। मेटल टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन इन रिएक्शन, जब भी रिएक्शन होगा मेटल अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यही पिछले चैप्टर के अंदर आपने सीखा है ऑक्सीडेशन के अंदर। एनोड में मेटल यूज होता था और एनोड ज्यादातर ऑक्सीडेशन करता था, तो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मेटल जितने भी हैं वो ज्यादातर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। आप बिजली का काम कभी भी मेटल के इक्विपमेंट्स पकड़ के नहीं कर सकते, आपको नॉन मेटल यानी रबर वगैरह पकड़ना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। इसके अलावा मेटल आपके डक्टाइल होते हैं। ये सारे टर्म्स मैं ऑल तो पहले पढ़ा चुका हूँ। डक्टाइल का मतलब किसी भी शेप में बन जाने की प्रॉपर्टी को आप कहते हैं डक्टाइल। आपके पास कॉपर का एक टुकड़ा है, वो बड़े ब्लॉक्स में भी आता है, वो एक थिन से शीट में भी आता है, और जो आपकी तारें हैं छोटी सी बारीक सी पतली सी तारों की फॉर्म में भी बन जाता है कॉपर। कॉपर क्या है, मेटल है। इसी तरीके से मेटल आपके पास हर शेप में बन सकता है। आपके पास घर पे जो दरवाजे हैं, खिड़कियां, ग्रिल जो लगी होती हैं उसमें, वो भी मेटल की हैं। वही सेम मेटल आपके और भी दीगर गाड़ियों में भी बन रहा है और दीगर चीजों में बन रहा है। तो मेटल क्योंकि ज्यादातर डिफरेंट शेप में बना सकते हैं उनको, तो एक प्रॉपर्टी होती है डक्टाइल। ये प्रॉपर्टी है जो बताती है कि मेटल किसी भी शेप में बन सकता है। नेक्स्ट लस्ट्रस। लस्ट्रस आप कहते हैं जो चीज शाइन करती हो। आप लाइट फेंके तो वो चीज शाइन करेगी। जैसे कभी अगर गाड़ी में बैठे हो तो आगे वाली गाड़ी अगर सूरज की रोशनी पड़ रही है तो रिफ्लेक्ट होती है। ये काम मेटल में होता है, अदरवाइज नॉन मेटल में नहीं होता। रोड आपकी नॉन मेटल की है, रोड पे ऐसी रिफ्लेक्शन नहीं आती, इतनी कंपैरेटिवली गाड़ी के मुकाबले में नहीं आती। तो लस्ट्रस का मतलब जो आपके शाइन करते हो। नेक्स्ट आपका स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग पता होना चाहिए सबको। आप अगर फॉर एग्जांपल ज्यादा वेट उठा सकते हैं, आपके बाजू स्ट्रॉन्ग है। वहीं पे कुछ बच्चे हैं जो कि वजन नहीं उठा सकते, खाना उनको प्रॉपर खाने को नहीं मिलता, तो स्ट्रॉन्ग नहीं होते वो। मैलिएबल। मैलिएबल और डक्टाइल ऑलमोस्ट सेम है। मैलिएबल मैंने बता दिया कि आपके पास किसी भी शेप में वो कन्वर्ट हो जाता है। बड़ा सा ब्लॉक भी हो सकता है और बारीक सी तार भी हो सकती है। जो मैलिएबल होता है उसको हम कहते हैं कि कितना वो बेंड हो जाता है। एक सरिया उठाएं, उसको आप किसी भी शेप में कर सकते हैं। हालांकि वो एक सिंपल सी रॉड होती है, लेकिन उसको आप स्फेरिकल घुमा भी सकते हैं। आप कोई दूसरा स्प्रिंग देख लें, स्प्रिंग जब पहले स्प्रिंग के तौर पे तो नहीं होगा, पहले वो एक सिंपल सी रॉड होती थी, उसे आपने मोड़ दिया, बेंड कर दिया। आपके पास जो घर में बीम बनती है उसमें सरिया डलता है, लोहे का होता है वो इसीलिए डलता है कि वो बेंड भी अगर हो तो, क्योंकि वो एक तो स्ट्रांग है, मजबूत है, जो एटसेल्फ स्ट्रांग प्रॉपर्टी लिखा है, तो बेंड होने की सलाहियत रखे। वहीं पे एक कांच का टुकड़ा लें, उसे बेंड करने की कोशिश करें, वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो मेलिएबल आपका होता है। इसके अलावा लास्ट यहाँ पे बताया हुआ है सोनोरस। सोनोरस का मतलब ये होता है कि जब आप किसी लोहे के टुकड़े पे कोई चीज मारते हैं तो वो आवाज प्रोड्यूस करता है। आप जमीन पे लकड़ी मारें तो लकड़ी की आवाज आएगी, जमीन की आवाज नहीं आएगी। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल जमीन में कुछ खोद रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, कोई मजदूर बैठा हुआ है जो जमीन को तोड़ रहा है, उसके अंदर पाइपलाइन बिछानी है, कुछ भी करना है, तो जो आवाज आती है वो बेसिकली जिस मेटल के टुकड़े से वो खुदाई कर रहा है उसकी आवाज आती है। आप किसी गाड़ी के ऊपर कुछ टैप करें तो गाड़ी के मेटल के अंदर से आवाज आएगी।
तो हर मेटल में से कोई ना कोई स्पेसिफिक आवाज आती है, उसको हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनोरस। नेक्स्ट आपका यहाँ पे पॉइंट बताया हुआ है, ऑक्साइड जितने भी हैं वो बेसिक नेचर रखते हैं। बेसिक का मतलब वो सिंपल सादे को नहीं कहते, बेसिक नेचर का मतलब एसिड और बेस वाला बेसिक। तो बेसिक नेचर रखता है यानी कि ये ज्यादातर आपके मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। एसिड बेस क्योंकि अभी आपने नहीं पढ़ा है, तो एसिड और बेस सिंपल मैं आपको वैसे बता चुका हूँ क्या होता है। तो ये बेसिक नेचर रखता है। सिमिलरली साथ ही नॉन मेटल इसका ऑलमोस्ट अपोजिट है। वही सारी प्रॉपर्टीज जो ऊपर पड़ी उसी का यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। नॉन मेटल जितने भी हैं ये एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। किससे करेंगे? जिस मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उससे जाके एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपका ये पुअर कंडक्टर होते हैं। मेटल्स क्या था? गुड कंडक्टर। ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा ये नॉन डक्टाइल होते हैं। नॉन डक्टाइल का मतलब आप नॉन मेटल लें, कांच आपका नॉन मेटल है, उसको डिफरेंट शेप में बनाने की कोशिश करें वो टूट जाएगा। तो ये आपके नॉन डक्टाइल होते हैं और ये ज्यादा डल अपेयरेंस रखते हैं। डल अपेयरेंस का मतलब ये है कि अगर आप इन पे लाइट फेंकेंगे, बाहर सूरज की रोशनी पे रख दें, तो ये आपके कांच के अलावा बात करूं, कांच तो रिफ्लेक्ट कर देता है, आप लकड़ी का टुकड़ा रख दें वो शाइन नहीं करेगा। तो ये सारे आपके डल होते हैं इन अपेयरेंस। ये आपका जो मार्कर है मेरे हाथ में, ये शाइन नहीं कर रहा। और वहीं पे आपका कोई मेटल का टुकड़ा होता, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी उंगली में मेटल का टुकड़ा है, तो ये शाइन कर रहा है। तो आपके पास ये चीज शाइन नहीं कर रही। तो आपके ये जो नॉन मेटल्स हैं ये शाइन नहीं करते। जो चीज शाइन नहीं करते वो क्या होते हैं? डल होते हैं, डल इन अपेयरेंस। नेक्स्ट पे आ जाएं, ऑक्साइड्स इनके जो बनते हैं ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड्स बनाएंगे, और इनके ऑक्साइड ज्यादातर एसिडिक होते हैं। तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स बना रहे होते हैं। ये सारी एग्जांपल साथ साथ दी हुई हैं आपको। ये सब आप बेसिकली पीछे चैप्टर 3 में ज्यादातर इसमें से पढ़ चुके हैं, और भी आगे जो चैप्टर है उसमें ये सारी बातें हो चुकी हैं। और थर्ड आपको बताया है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या हैं? वो एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर जो मेटलॉइड्स हैं उनके अगर हम बात करें तो उन्हें कहा जाता है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मैंने पीछे जब पढ़ाया था तब भी बताया होगा वर्ड। एम्फोटेरिक का मतलब होता है बोथ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, या डुअल नेचर। तो डुअल नेचर को हम एम्फोटेरिक भी कहते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर मेटलॉइड्स की बात हो रही है। तो मेटलॉइड्स आपके इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी रखते हैं मेटल और नॉन मेटल की, यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है। और मेटलॉइड जब आप चैप्टर 3 में पढ़ रहे थे, वहां पे ये सारी एग्जांपल जो अभी यहाँ पर दी हुई हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक वगैरह, ये सारा कुछ एस्टेटीन तक, ये सब कुछ ये सारे आपके मेटलॉइड्स हैं। ये चैप्टर 3 में भी आप याद कर चुके हैं। तो अब अगर आपको चैप्टर 3 रिवाइज करना है तो साथ ही साथ आप चैप्टर 8 का मटेरियल भी उधर जाके मर्ज कर सकते हैं, जो यहाँ पर कुछ नया अगर है तो। अदरवाइज सारा पुराना ही है। एक आध पॉइंट होगा तो आप उधर जाके मर्ज कर दें। बहरहाल इनके ऑक्साइड्स की बात करें तो इनके ऑक्साइड ज्यादातर एसिडिक होते हैं। मे बी एसिडिक, ज्यादा तो नहीं, मे बी एसिडिक होते हैं, कुछ एसिडिक होते हैं, वरना ये ज्यादातर एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब एसिडिक नेचर भी रखेंगे और बेसिक नेचर भी रखेंगे। एसिड की तरह भी बिहेव करेंगे, बेस की तरह भी बिहेव करेंगे। तो इनके पास डुअल प्रॉपर्टी होती है, डुअल कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो बहरहाल ये आपका सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था केमिकल रिएक्टिविटी का। फिर इसके बाद आपका मेटल्स का बहुत बड़ा पोर्शन है, फिर नॉन मेटल्स आएगा। तो इस पूरे चैप्टर में दो ही मेन आपके पोर्शन है, मेटल्स और नॉन मेटल, और उन्हीं से रिलेटेड रेलिवेंट सारी चीजें बताई हुई बातें। तो बहरहाल इस पोर्शन में किसी को कोई कंफ्यूजन